Hello everyone, myself Faraj Sheikh and today I am going to teach on the topic locomotion and movement. So we all know that locomotion and movement, these are two different words. If suppose I am standing here, I am moving my hand, I am writing on the board, I am moving my leg. So it means what? I am not changing my place, but I am standing at one place only and moving my body parts. This is known as movement. But suppose if I start moving leg towards right, then towards left, again towards right, then towards left. So this is known as locomotion. It means what? Locomotion का मतलब होगा कि जब हम कोई डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसको हम कहेंगे लोकोमोशन। लेकिन सपोज अगर हम हमारे किसी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं बिना अपनी पोजीशन को चेंज किए, विदाउट डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट। नाउ ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस मसल्स की हेल्प से हम अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। सो मेनली इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, so as you have studied in your lower class, mainly there are three types of muscles, that is smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles. Now of these three, smooth and cardiac muscles are known as involuntary muscles, जबकि skeletal muscle is known as voluntary muscle, जो हमारी मर्जी से चलेगा। So in this chapter we are going to study about this skeletal muscle. So let us see the structure of skeletal muscle. So in our body, every muscle is attached with a bone. So here I am drawing, this is a bone, and with this bone a muscle is attached. So this is a muscle. Now bone is attached with the muscle through a tendon which is inelastic. It is inelastic connective tissue. Now let us see एक मसल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। सो मसल जो है इसके सराउंडिंग में एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर या शीट प्रेजेंट होती है। दैट शीट इज नोन एज एपिमाइसियम। सो ये जो कवरिंग मैंने बनाई है, शीट जो बनाई है, दिस इज कॉल्ड एपिमाइसियम। ये हमारा एक मसल है। नाउ इस एपिमाइसियम के अंदर फाइबर्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस बंडल्स ऑफ फाइबर्स आर नोन एज फेसिक्यूलाई। आई हैव मेड ओनली 3, अराउंड 30-35 जितने भी हो सकते हैं एक मसल के अंदर ये बंडल्स। ओके, सो दिस बंडल्स आर नोन एज fasciculi. These fasciculi are again surrounded by a sheet of connective tissue which is known as पेरीमाइसियम। सो ये जो शीट बनाई है इसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम।
सो बाहर वाली जो शीट थी मसल के सराउंडिंग, दैट इज एपिमाइसियम, उसके अंदर बंडल्स प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे फेसिकुलाई। दिस फेसिकुलाई आर सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम। नाउ पेरीमाइसियम के अंदर प्रेजेंट होता है मसल फाइबर या मसल सेल जिसको हम कहेंगे। दिस मसल सेल इज अगेन surrounded by a sheath or connective tissue. This is muscle cell or fiber. इसके सराउंडिंग में वापस एक शीट प्रेजेंट होगी। So again this covering is present here. So this covering is known as endomysium. I think you are clear with the hierarchy. सबसे पहले हमारे पास है मसल जिसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, दैट इज एपिमाइसियम। उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है बंडल्स, फाइबर्स के बंडल्स प्रेजेंट है, दिस आर नोन एज फेसिकुलाई। दिस फेसिकुलाई आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीट विच इज नोन एज पेरीमाइसियम। इनसाइड पेरीमाइसियम मसल सेल और मसल फाइबर इज प्रेजेंट विच इज surrounded by a tissue that is known as endomysium. Also ये जो हमारे पास ये फेसिकुलाई है, ये जितने भी फेसिकुलाई है ये सब कवरिंग से कवर्ड है एंड दिस कवरिंग दैट इज नोन एज फेशिया। फेशिया जो है वो एक कोलाजिनस फाइबर है जो सभी बंडल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। तो ये हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ मसल। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ मसल अगर हम मसल सेल या मसल फाइबर की बात करते हैं तो एक मसल फाइबर जो है वो हमको कैसा दिखेगा? We'll take the same color as muscle fiber we have taken. So here let us draw the muscle fiber. So this is one muscle fiber. In this muscle fiber, cylindrical, long tubular cylindrical, parallelly arranged myofilaments are there. So these are called myofilaments. The outer covering of muscle fiber is known as sarcolemma. याद रखना है जब भी हम मसल के रिलेटेड कोई वर्ड यूज करते हैं तब हम यूज करेंगे सार्को। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल्स। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे, जैसे हम सेल में कहते हैं साइटोप्लाज्म, यहां पे इसके साइटोप्लाज्म को वी कॉल इट एज सार्कोप्लाज्म। सो हियर इट हैज सार्कोप्लाज्म। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके सराउंडिंग में यहां न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा सार्को मियर है या जो हमारा मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और वी कॉल इट एज syncytium. So this is the entire structure of one muscle fiber. Let us have a quick revision. So muscle is attached with a bone through a tendon which is an inelastic connective tissue. Then this is the structure of muscle. Muscle का surrounding is epimysium. उसके अंदर bundles present होते हैं fibers के।
जिसको हमने नाम दिया है फेसिकुलाई। फेसिकुलाई इज सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम। फेसिकुलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स which are known as muscle fibers or muscle cells which are surrounded by endomysium, and all the bundles which are called fasciculi, they are surrounded by a collagenous fiber which is known as fascia. Then we have seen that each muscle fiber consists of parallelly arranged myofilaments. So these are parallelly arranged myofilaments. The outer layer is known as sarcolemma. Then the cytoplasm of the muscle fiber is known as sarcoplasm and it is multinucleated or we can say syncytium. यहाँ पर और मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ। जैसे हमने साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा, सिमिलरली यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा मसल में, it is known as sarcosome, and the endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum. वन मोर इंपॉर्टेंट चीज हमने अभी बिगनिंग में देखा, हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सार्कोलीमा है वो प्रेजेंट होती है हमारे स्केलेटल मसल में ही, इट इज एब्सेंट इन स्मूथ मसल. सो हियर आई एम राइटिंग सार्कोलीमा, इट इज एब्सेंट in smooth muscles which are involuntary muscles. Okay, so now let us move on to the hierarchy. So सबसे पहले हमारे पास है मसल. ये मसल आगे चलकर हमको देता है फेसिकुलाई. फेसिकुलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स. ईच मसल फाइबर्स हैव मायोफिलामेंट्स. Myofibrils, and this leads to myofilaments. अब ये जो मायोफिलामेंट्स है ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट. थिक वाला जो है मतलब मोटा है उसको हम कहेंगे मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है दैट इज नोन एज एक्टिन. सो दिस इज द हायरार्की. सबसे पहले आएंगे मसल. मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स फेसिकुलाई. फेसिकुलाई के अंदर लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स जो आगे बनाएंगे मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल्स then leads to myofilaments. 2 types of myofilaments are there generally which are made up of protein. So these are generally proteins. So myofilaments protein in nature है, मतलब एक्टिन और मायोसिन जो हमारे पास है एक्टिन थिक वाला और एक्टिन जो है वो थिन मायोफिलामेंट है. So now let us see the structure of actin and myosin. Before starting actin and myosin, let us start with the structure of sarcomere. Now sarcomere किसको बोलेंगे? It is a structural and functional unit of muscles. So sarcomere is the structural and functional unit of muscles. काम क्या करेगा ये? तो सार्कोमियर का काम होता है टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल. ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो ये करवाएगा सार्कोमियर. तो फंक्शन इज टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन
and relaxation of muscles. तो क्या होगा इस स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर में? लेट्स सी दैट. So these are the thin filaments here. I am making thick filament. So this is thick filament. Okay, so now these are the thin filament and these are the thick filament. Let us label them first. Thin filament उसका नाम क्या है? It is actin. जबकि ये है थिक फिलामेंट, जिसको हम कहेंगे मायोसिन. ओके, नाउ इसको स्टेबिलाइज करने के लिए बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है, जैसे यहां पर थिन फिलामेंट को स्टेबिलाइज करने के लिए एक लाइन प्रेजेंट है. सो ये थिन फिलामेंट को जो स्टेबिलाइज करती है, इस लाइन को हम बोलेंगे जेड लाइन. सो ये है हमारी जेड लाइन जो स्टेबिलाइज करेगा एक्टिन को, दैट इज थिन फिलामेंट को. जबकि जो थिक फिलामेंट है उसको स्टेबिलाइज करने के लिए भी हमारे पास एक लाइन प्रेजेंट है विच इज नोन एज एम लाइन. गेटिंग? थिन फिलामेंट में जेड लाइन है जो स्टेबिलाइज करेगी, जबकि थिक फिलामेंट में एम लाइन है जो स्टेबिलाइज करेगी मायोसिन को. ऑलराइट, नाउ इसके स्ट्रक्चर में अब हमारे पास, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं एक मसल को, तो हमको वो मसल अपीयर होता है ऐसे शेड रीजन में, दैट इज लाइट एंड डार्क कलर इज सीन. तो ये लाइट एंड डार्क कलर क्यों आता है? तो यहां से फ्रॉम हियर टिल हियर दिस रीजन, यहां से यहां तक का जो रीजन है, दिस इज नोन एज डार्क बैंड. सो दिस इज अ डार्क बैंड. जबकि ये वाला रीजन यहां से यहां तक, एज वेल एज फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस इज नोन एज आई बैंड या लाइट बैंड इसको बोलेंगे. ओके, सो डार्क बैंड मतलब वो वाला रीजन जहां पर मायोसिन पूरा कंप्लीट आता है, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ एक्टिन भी आ जाता है, उसको हम बोलेंगे डार्क बैंड. जबकि उसके अलावा जो बचा हुआ रीजन है उसको हम बोलेंगे लाइट बैंड. तो ये है लाइट बैंड. अब जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, ये शेडेड रीजन है, ये वाला रीजन जो है डार्क क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं.
और वो दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये बैंड को दूसरा नाम दिया गया, दैट इज ए। So dark band is also known as A band. I'll write here the full form of A band. That is known as anisotropic band. ओके, सो डार्क बैंड को एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहेंगे क्योंकि वहां पर दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली रीजियन अपीयर हो रहा है, जबकि लाइट बैंड इज ऑल्सो नोन एज आई बैंड, क्योंकि वहां पर दिख रहा है एक ही तरह का जो हमारा माइक्रोफिलामेंट है वो मायोफिलामेंट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आई बैंड, दैट इज it has similar kind of refractive index, so it is isotropic band. I hope you all are clear with it. अगर कुछ भी confusion हो तो क्लियर कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, राइट? चलो, नाउ ओके, सो A band, that is anisotropic band, I band, that is isotropic band. Now there is a region जहां पर इन द मायोसिन, जहां पर कोई थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता है, मतलब यहां से यहां तक का रीजन, ये वाला जो रीजन है यहां पर देयर इज ओनली मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट वहां आता ही नहीं है, तो इस रीजन को हम कहेंगे एच जोन। ओके, एक्स जोन किसको कहेंगे? जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, कोई थिन फिलामेंट नहीं आता है, जबकि ये वाला पोर्शन जहां पर थिक और थिन फिलामेंट एक साथ आते हैं, तो इस रीजन को हम बोलेंगे दैट इज द रीजन फ्रॉम हियर टू हियर, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे ओ जोन। सो हियर ऑल्सो हमारे पास है ये वाला रीजन होगा ओ जोन। ओके, सो लेट अस सी देयर फुल फॉर्म्स। ओजोन और एच जोन का फुल फॉर्म क्या होगा? सो एच जोन इज नोन एज हेंसेंस जोन and O zone is known as overlapping zone. So if we talk about one A band, एक A band की अगर हम बात करते हैं, so एक A band that is यहां से, कौन सा है A band? यहां से हमारे पास, यहां से यहां तक का, दिस इज अवर A band, राइट और डार्क बैंड यहां से यहां तक का, जिसमें कितने आ रहे हैं? एक एच जोन आ रहा है और दो ओ जोन आ रहे हैं। सो वन ए बैंड कंस्टिट्यूट्स क्या क्या आएगा? वन एच जोन प्लस टू ओ जोन्स, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट वन सार्कोमियर, एक सार्कोमियर हम किसको बोलेंगे? तो यहां से एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का जो रीजन होगा दैट इज नोन एज वन सार्कोमियर। सो दिस इज वन सार्कोमियर, आई एम राइटिंग ओवर हियर, ये एक सार्कोमियर बनाएगा। सो इन वन सार्कोमियर क्या क्या आ रहा है? यस, वन सार्कोमियर हैज वन कंप्लीट ए बैंड और साथ में इट कंसिस्ट ऑफ टू आधे आधे आई बैंड, देखो आधा यहां पर है और आधा यहां पर है, तो 2.5 आई बैंड्स आर देयर। सो यहां से हम कह सकते हैं हमारे पास टोटल एक सार्कोमियर में एक ए बैंड आएगा और एक आई बैंड आएगा, राइट? ओके, नाउ जब हम देखते हैं इस सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को 3D में, व्हेन वी सी दिस स्ट्रक्चर इन 3D, तो हमको कुछ ऐसा दिखता है ये स्ट्रक्चर।
ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, दिस आर थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट है मतलब ये है मायोसिन, और वी कॉल इट एज थिक फिलामेंट। Now I am changing the color. So with purple I am making thin filament. So these are the thin filaments. That is called actin. So a previous year question is there, that is one thick filament is surrounded by how many thin filament? So one thick filament is surrounded by dash thin filaments, or one thin filament is surrounded by dash thick filament. So from the figure we can see thick filament जो है इसके सराउंडिंग में टोटल 6 thin filaments are there, जबकि एक thin filament जो है इसके सराउंडिंग में टोटल 3 thick filaments are there. So in 3D we can see the structure like this, that is thick filament के आसपास 6 thin filament होंगे, जबकि thin filament के आसपास 3 thick filament होंगे. So this is all we have talked about sarcomere. Now let us start with the structure of myosin. Myosin जो है वो एक polymerized structure है. So this is a polymerized protein. Its monomer is known as meromyosin. तो इसके मोनोमर को बोलेंगे हम meromyosin. Now each myosin, it is made up of 6 polypeptide chains. ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 जो होती है वो लॉन्ग होती है एंड द 4 आर शॉर्ट. ये जो लॉन्ग वाली है वो धागे के जैसी लंबी होती है, सो वी कैन से दे आर लॉन्ग एंड फाइब्रस. जबकि 4 जो शॉर्ट है दैट इज ग्लोब्यूलर, सो दे आर शॉर्ट एंड ग्लोब्यूलर. सो टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर. मिलकर 6 हुआ ना, 2 + 4 6. सो दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज हेक्सामर. सो एक मायोसिन में 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसमें से 2 लॉन्ग और फिलामेंटस, दैट इज फिलामेंट जैसे धागे जैसे होते हैं जिसको हम बोलेंगे फाइब्रस, और 4 छोटे और राउंड शेप में होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोब्यूलर. मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हेक्सामर. नाउ लेट अस सी देयर डायग्राम ऑफ इट. So this is a long chain. So ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो बनाया है इसको हम कहेंगे टेल. एज वी हैव रिटन, 2 लॉन्ग टेल है जो फाइब्रस है, सो इट इज फाइब्रस. जबकि ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे हेड. ये छोटा है, शॉर्ट है, सो दिस इज ग्लोब्यूलर and it is known as head. Now density of tail is less, that is why it is known as LMM, that is light meromyosin. राइट, डेंसिटी इसकी कम है टेल की, इसलिए इसको बोलेंगे लाइट मैरोमायोसिन.
जबकि हेड वाला जो रीजन है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज HMM, दैट इज हेवी मैरोमायोसिन। So light density, less density light meromycin and heavy density that is heavy meromyosin। अब ये जो हेड रीजन है ये ऐसे आर्म है, ऐसे क्रॉस किए हुए आर्म के जैसा अपीयर होता है, दैट इज व्हाई दिस आर नोन एज क्रॉस आर्म। ओके, ऐसे आर्म्स को हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर अपीयर करता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। दिस हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट साइड्स, दो साइड यहां पर प्रेजेंट है। दिस साइट is known as actin binding site, जबकि ये वाली जो साइट है दिस इज नोन एज ATPase साइट। अब ध्यान रखना, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है मायोसिन का, इसमें मायोसिन अभी ओपन नहीं है फॉर बाइंडिंग विथ एक्टिन। अगर एक्टिन के साथ में बाइंड करना है मायोसिन को तो ये ATPase को हटाना पड़ेगा, मतलब ये ATPase दुश्मन है, इसका बाइंड होने नहीं देगा एक्टिन के साथ, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे आगे थ्योरी में कि कैसे यहां से ये हटेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन जो है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है, दैट इज ऑल्सो नोन एज जी एक्टिन। अब ये जी एक्टिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना देता है ये। So polymer form of this structure is known as F-actin. That is, F stands for fibrous. ओके, तो यहां पर अरेंज कर देते हैं एक्टिन को। तो ये बन गया हमारा एफ एक्टिन। अब एफ एक्टिन कब बनेगा फ्रॉम जी एक्टिन? बाय पॉलीमराइजेशन, and this polymerization is occurring in presence of magnesium ions, that is Mg+2 ions। इसकी प्रेजेंस में ही पॉलीमराइजेशन होगा, अदरवाइज पॉलीमराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। एक्टिन के अलावा थिन फिलामेंट में और दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, एक जो ऐसे फाइबर के फॉर्म में दो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, दिस इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। और इसके अलावा साथ में प्रेजेंट होता है त्रिमूर्ति, दैट इज तीन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर, ऐसे तीन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज ट्रोपोनिन, इसको बोलेंगे हम ट्रोपोनिन। ओके, सो पॉलीमराइजेशन हुआ जी एक्टिन का और बनाया एफ एक्टिन। इस एफ एक्टिन में हमारे पास एक्टिन के साथ साथ प्रेजेंट होता है दूसरा स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रोपोमायोसिन, ये भी थिन फिलामेंट है, और साथ में प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन। अगर हम ट्रोपोनिन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये त्रिमूर्ति मैंने बना दिए तीन स्ट्रक्चर्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोनिन।
तो इसके वहां पर हमारे पास दिस इज नोन एज टीपीसी, टीपीटी एंड टीपीआई। अब टीपीसी का क्या काम होगा? सो टीपीसी जो है वो बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ, सो इट बाइंड्स विथ कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट इज टीपीटी, इट बाइंड्स विथ ट्रोपोमायोसिन एंड साथ में टीपीआई। टीपीआई जो है ये इनहिबिट करेगा एक्टिन की बाइंडिंग साइट जो है मायोसिन के लिए, सो इट इनहिबिट्स बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन binding site of actin for myosin. So TPC बाइंड हो जाएगा कैल्शियम के साथ में, टीपीटी जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा, जबकि टीपीआई जो है वो इनहिबिट करवा देगा बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद द एक्टिन। क्लियर? ओके, सो चलो, सो ओवरऑल अब हम कंबाइन कर देते हैं हमारे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को। तो हमारे पास है थिन फिलामेंट में वी हैव एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ये हमारे पास थिन फिलामेंट में आएंगे, जबकि थिक फिलामेंट में हमारे पास एक ही है, दैट इज मायोसिन। राइट? अब ये चारों में से जो थिक एंड थिन फिलामेंट है इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मतलब एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो होने वाला है इन दोनों की वजह से ही। हमारा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो फिर ये दोनों प्रोटीन जो है वो क्या काम करेंगे? दे आर रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेशन के लिए वो हेल्प कर रहे हैं। So these are regulatory protein. Okay, I hope you all are clear with the structure of actin and myosin. So now let us move ahead with the sarcotubular structure. So let us start with a new topic, that is sarcotubular structure. So we have seen till now that sarcomere जो है आउटर कवरिंग होता है, सॉरी सार्कोमियर एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का एंड होता है। इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ मसल ओवर हियर, ये एक मसल मैं बना रही हूं। सो दिस इज वन मसल। अब ये मसल की जो अभी हमने कहा बाहर वाली कवरिंग इज कॉल्ड सार्कोलिमा। अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। राइट? नाउ ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास सबसे पहले तो सिग्नल आएगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये जो सिग्नल है वो लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन। सो दिस आई हैव ड्रॉन अ मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो है वो इनर्वेट करेगा मसल के साथ और ये हेल्प करेगा सिग्नल जो है मसल तक पहुंचाने के लिए। नाउ न्यूरॉन है मतलब इसके पास एक्सॉन भी होगा। इसके एक्सॉन के टर्मिनल में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन स्टोर होता है विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां से रिलीज हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ओके, अब यहां पर ये जो मसल और
न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है, दिस इज नोन एज न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, और इट इज ऑल्सो नोन एज मोटर नर्व प्लेट। सो ये न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन जो है, यहां पर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। अब सार्कोमियर जो है वो ऐसे अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुई है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहेंगे टी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, या इसको कहेंगे हम टी ट्यूब्यूल। ओके, नाउ सार्कोलीमा के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, उसके रिसेप्टर्स जो है वहां जाकर ये बाइंड कर जाता है। सो दिस एसिटाइलकोलिन बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से अंदर तक ट्यूब्यूल तक मैसेज जो है वो जाएगा, ट्यूब्यूल को स्टिम्युलेट करेगा, जिसकी वजह से रिलीज होते हैं अंदर Na+ आयन, इनफ्लक्स होगा Na+ आयन का, इनफ्लक्स हुआ Na+ आयन का, मतलब सार्कोलीमा जो है वो क्या हो गई, डीपोलराइजेशन। Na+ जब एंट्री हुई मतलब हो गया डीपोलराइजेशन। नाउ अंदर हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। This sarcoplasmic reticulum is a storehouse of calcium ions. तो इसके पास भरे पड़े हैं कैल्शियम आयंस। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा सार्कोलीमा का, तो ये जो कैल्शियम आयन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टिम्युलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस जो है वो यहां से आ जाएंगे सार्कोप्लाज्म में। सो सार्कोप्लाज्म इज नाउ फिल्ड विद कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयन जैसे अभी हमने देखा था, ये है हमारा एफ एक्टिन, ओके, और यहां पर प्रेजेंट था हमारा ये त्रिमूर्ति। तो यहां पर ये कैल्शियम आयन आकर बाइंड कर लेगा किसके साथ, टीपीसी के साथ। जैसे ही टीपीसी के साथ ये बाइंड करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा एक्टिन में। So there is a conformational change in actin, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डेविएट हो जाएंगे। As a result, the unmasking will take place. Unmasking of myosin binding site of actin will occur. ओके, देखो फिर से देखते हैं क्या होगा। जैसे ही मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आएगा मसल तक, मसल इनरवेट होती है, ये मोटर न्यूरॉन के साथ में इनरवेट करती है, तो यहां पर एक्सॉन जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा सार्कोलीमा के रिसेप्टर्स से, जिसकी वजह से इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का। सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टिम्युलेट हो जाएगा। उसके स्टिम्युलेशन से उसके पास जो कैल्शियम आयंस है वो रिलीज हो जाएंगे सार्कोप्लाज्म में। और जैसे ही आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम बाहर, तो वो फिर बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मसल, तो इसमें डार्क लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे, मतलब ये एफ एक्टिन यहां पर होगा। एफ एक्टिन के पास है टीपीसी, जो कैल्शियम आयन यहां पर आकर बाइंड करेगा, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। एंड कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएंगे, मतलब जो छुपा हुआ था एक्टिन में मायोसिन का बाइंडिंग साइट, वो अब ओपन हो जाएगा। एंड सो अनमास्किंग विल टेक प्लेस। नाउ अनमास्किंग हो गया एक्टिन का। अब हम देखते हैं मायोसिन में क्या होगा चेंजेस। सो लेट अस सी द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन मायोसिन। सो दैट थ्योरी इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट theory, which was given by Huxley
and Henson in the year 1954. Okay, so let us see what is sliding filament theory. In this sliding filament theory, the thin filament is getting overlapped over the thick filament. मतलब thick filament अपनी जगह से नहीं हिलेगा, thin filament उसके ऊपर slide करेगा. So let's see how it will happen. So this is our thick filament. ये इसका head region है, जहां पर अभी हमने देखा ATP बैठा है, जो बंद करके बैठा है, एक्टिन को यहां पर बाइंड होने नहीं देगा. अब अगर एक्टिन को बाइंड करवाना है तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमको करवानी पड़ेगी हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस ATP. सो लेट अस डू द हाइड्रोलिसिस. इट विल फॉर्म ADP और साथ में बनाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो हाइड्रोलिसिस कर ली और बना दिया ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यहां हमारे पास में प्रेजेंट है एफ-एक्टिन. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. अब बनाएगा क्रॉस ब्रिज. सो अगेन दिस इज मायोसिन, ये इसका हेड रीजन. हियर इट हैज ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यहां पे अब बन गया है क्रॉस ब्रिज. मतलब ADP सॉरी मायोसिन और एक्टिन जो है वो दोनों बाइंड हो गए हैं एक दूसरे के साथ में. सो दिस बाइंडिंग इज टेकिंग प्लेस. दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से निकल जाएगा, मायोसिन से वो निकल जाएगा. तो मायोसिन से जब वो निकलेगा तो एक जोर से झटका देगा, जिसकी वजह से हेड रीजन में एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा. सो ये कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से हेड रीजन जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा यहां से, और जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से ये जो एक्टिन है ये इससे सेपरेट हो जाएगा. This is known as conformational change in head. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हो गया रिलीज ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. सो दिस इज नोन एज पावर स्ट्रोक. एंड देन वंस the actin is released, so फिर से यहां पर ATP आकर bind हो जाएगा. So binding of ATP will take place and in this way this cycle continues. So this is known as sliding filament theory. Now during sliding filament theory we can see here this is NCERT diagram. जब sliding filament theory हो रहा होता है तो during that phase जो ये यहां पर हमारे पास 2 सार्कोमियर्स आर देयर. जब कंट्रैक्शन होता है, सो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन क्या क्या चेंजेस आते हैं. जेड लाइन वी कैन सी छोटी हो गई है, राइट. जेड लाइन के साथ साथ हमारा जो एच जोन है यहां से दिख रहा है, एच जोन की साइज यहां पर डिक्रीज हो गई है. तो आई विल राइट हियर द जेड लाइन. सो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन what all changes will come. So Z line डिक्रीज हो जाएगा. Then H zone also get decreased. Okay, will there be any change in A band and M line? देखो ये रहा, ये A बैंड है और ये बीच में उसके M लाइन आएगी, यहां पर बीच में M लाइन आएगी. तो क्या कोई चेंज आएगा A बैंड और M लाइन में? नो. सो देयर विल बी नो चेंज इन A बैंड एंड M लाइन.
This both will remain unchanged. Acha, again a previous year question. Will there be any change in the length of actin or myosin? क्या लेंथ ऑफ एक्टिन और मायोसिन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सो द आंसर इज नो, देयर इज नो चेंज इन एक्टिन और मायोसिन. उनकी लेंथ जितनी है उतनी ही रहेगी. द ओवरलैपिंग इज ओनली टेकिंग प्लेस. सो दिस बोथ आर ऑल्सो रिमेनिंग अनचेंज्ड. So this is all about the sliding filament theory of muscle contraction. I hope you all must have understood. Thank you.